बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है। एचटीएमएल में हम मतलब टेक्स्ट कंटेंट जो है वो सिंपल लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ स्टाइलिंग देनी है, कुछ इस तरह का इंटरेक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है वेब पेज को, तो उसके लिए हम ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ड आपके पास यूज हो रहा है स्टाइल का, तो स्टाइल का मतलब यही है कि उसको में स्टाइलिंग देनी है, उसके टेक्स्ट को जो है वो हमने स्टाइल देना है, या उसके जो भी कंटेंट हमने लिखा है उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो यूज करते हैं एचटीएमएल में। अब इसको रीड कर लेते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ एचटीएमएल वेब पेज द स्कीम arrangement and the presentation of whole page along with the components are handled by style sheet language। HTML वेब पेज में जो की डेवलपमेंट में मतलब उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके स्कीम और उसकी अरेंजमेंट और उसकी प्रेजेंटेशन, जो होल आपका पेज है उसमें टेक्स्ट है या जो भी चीज़ें, या उसका टेबल अगर हमने बनाया हुआ है, इमेज डाला हुआ है, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी अरेंजमेंट कैसे रखनी है, उसका स्कीम कैसे बनाना है, थीम कैसा होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है वो इस CSS की मदद से होता है। अलॉन्ग विद द कंपोनेंट्स आर हैंडल्ड बाय अ स्टाइल शीट लैंग्वेज। स्टाइल शीट लैंग्वेज की मदद से इसको हैंडल किया जाता है, इसके कंपोनेंट्स वगैरह भी, ठीक है। देयर आर वेरियस स्टाइल शीट लैंग्वेजेस, बहुत सी स्टाइल शीट लैंग्वेजेस होती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट है आपके पास। इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्टाइल, सिमेंटिक्स एंड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, DSSL, ठीक। तो उसके अलावा एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, XSL एक्सेट्रा। तो मोस्ट सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली लैंग्वेज मतलब ये स्टाइल शीट लैंग्वेज है वो है CSS, जो हम रीड करने लगे। स्टाइल शीट लैंग्वेज में क्या होता है, so this way the content of web page are defined through HTML के जरिए से ही मतलब HTML को यूज उसके साथ ही इसको यूज किया जाता है। while look of different components, मतलब HTML के जरिए से हम जस्ट कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट जो डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब उसको सेंटर में होना चाहिए या नहीं, ये ऊपर हमने देखा। उसके अलावा इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे CSS की मदद से हैंडल किए जाते हैं, ये इजी वे है मैनेजर जो अगर कोई प्रॉब्लम वेब डिजाइनिंग वगैरह में आ जाती है, उसके एक्सटेंशन या कोई भी किसी किस्म का एरर आ जाता है, तो उसको हैंडल करना जो है वो CSS की मदद से इजी होता है, ठीक है। तो CSS जो है वो इजी वे प्रोवाइड करती है आपको। तीन तरह के आपके 3 टाइप्स होती हैं मतलब CSS स्टाइल्स की। HTML वेब पेज के अंदर CSS स्टाइल्स है और उसकी 3 टाइप्स कौन कौन सी है, एक तो इनलाइन CSS है और एक्सटर्नल CSS है और इसके अलावा इंटरनल CSS है, ठीक है। तो वो बारी बारी हम जो है वो रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इनलाइन में क्या होता है, एनी CSS एट्रीब्यूट दैट वी वांट टू इनकॉर्पोरेट कैन बी एडेड यूजिंग HTML टैग। HTML टैग की मदद से हम ऐड कर सकते हैं इस CSS जो है वो कोई एट्रीब्यूट हम लगाते हैं, ठीक है। और उसकी मदद से को जो भी जिस भी टैग का एट्रीब्यूट लगा रहे हैं उसमें जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होगा उसका जो है वो स्टाइल चेंज कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा ये वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। like the ones we have covered in last chapter and incorporated in the background section। ये आपके पास P टैग है, ठीक है। अब ये P टैग क्या करेगा, इसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो आगे टैग के अंदर ही हम लिखते हैं ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट आपके पास, उसके अंदर कलर हमने डिफाइन करना है कि ये आपके पास कलर डिफाइन हो रहा है, क्या है कलर, ये वैल्यू है इसकी, रेड इसकी वैल्यू है, ठीक है। और फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज इसका बोल रहा है कि मतलब ये इसकी एट्रीब्यूट पे ये चेंजिंग करनी है, फॉन्ट साइज इसका चेंज करना है। और 40px ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से फॉन्ट स्टाइल है और उसका इटैलिक हमने वैल्यू दे दी। और टेक्स्ट जो हमारा होना चाहिए वो अलाइन सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको अलाइन सेंटर कर दिया, जो टेक्स्ट है उसका अलाइन सेंटर कर दिया। माई टीचिंग अकेडमी, अभी आप आउटपुट में देख सकते हैं माई टीचिंग अकेडमी सेंटर में भी है, रेड भी है और उसका स्टाइल भी इटैलिक में है, ठीक है। साइज उसका 40 है, ठीक। और ये आपका क्लोजिंग टैग भी आ गया साथ में। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। अब
ये हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में आप देखिएगा ये स्टाइल, यहाँ पे मैं कलर डालने लगी हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे स्टाइल जस्ट अभी मैंने स्टाइल चेंज किया है, ठीक है। साथ साथ चेंजिंग करेंगे, फिर आप देखिएगा क्या चेंजिंग आती है। आप यहाँ पे रन किया हमने तो ये माई टीचिंग अकेडमी आ गया, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट है आपके पास, उसमें टीचिंग अकेडमी आपका चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, उसका साइज, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं फॉन्ट साइज 40, चले यस कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, साथ साथ रन करेंगे। अब ये आप देखें इसका साइज भी आपके पास चेंज हो गया। अब 40 की जगह कोई भी आप दे सकते हैं, जो बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से वो सेट करता जाएगा। तो ये आपके पास इसका साइज जो है वो चेंज हो रहा है। फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल हम इटैलिक, उसके बाद हम इसको रन कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं इटैलिक में ये आ गया है, ठीक है। इटैलिक में आपके पास ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे, यानी कि इसको सेंटर में रिप्रेजेंट करवाना है या कहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है वो चेंज करते हैं। इसके अलाइनमेंट को देखते हैं कैसे वर्क करता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन और कॉलन, और इसको हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। ये टेक्स्ट आपका सेंटर। अब इसको जरा रन करें तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया, ठीक है। ये आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसका साइज बहुत ज़्यादा है तो हम साइज 40 कर देते हैं और ये आपको सेंटर में रिप्रेजेंट करके देगा, ठीक है। अब हम इसको अगर करते हैं लेफ्ट तो ये आपको लेफ्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हम करते हैं राइट तो ये राइट में रिप्रेजेंट होगा। ये आप देख सकते हैं अब ये राइट पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। एक में भी हमने एक ही में सारे मतलब जो भी टेक्स्ट पे चेंजिंग करनी थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई करके देख ली, ठीक है। कोई एक भी कर सकते हैं, सारी आपने करनी है सारी कर ली, मतलब कलर आपने चेंज करना था, इसका साइज अपने फिक्स बताना था, इसके अलावा स्टाइल चेंज करना था और अलाइनमेंट को बताना था। तो एक ही एट्रीब्यूट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कर ली है, ठीक है। तो होप सो आपको इनलाइन की समझ आ चुकी है। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, टेक्स्ट जो टैग है उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स की मदद से जो है वो चेंजिंग करनी होती है। अब ये हमारे पास एम्बेडेड इंटरनल सीएसएस यानी कि इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, ये रीडिंग द इंस्टेड ऑफ असाइनिंग styles for every heading and other component at the time of its first occurrence in the code. A better approach is to outline all style in the header under the tag pair of style as shown in figure. This way, all the presentation related CSS code is separated and don't indulge with the already written HTML code. Additional change in online in CSS section will be reflected throughout the respective components. तो इसमें ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरनल नाम से दायर हो रहा है कि इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी हमने स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, जितने भी स्टाइल हमने अप्लाई करना है उसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हेडर जो टैग हम यूज करते थे उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हेडर टैग के अंदर एक स्टाइल आप टैग ऐड करोगे, वो भी टैग पेयर है, इसका मतलब है कि उसका भी क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो उसको जब हम अप्लाई करेंगे, हम ये करते क्यों है असल में, जब हम सिंपल हम जो HTML को यूज करते हुए कर रहे थे उसमें जहाँ जहाँ फॉर एग्जांपल एक मैंने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने हेडिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ जितने भी हैं उसके मैं अलग से जो है वो स्टाइल करना चाह रही हूँ, उसका जो कलर है वो मेरा अलग होना चाहिए, हेडिंग का कलर कोई और होना चाहिए। तो क्या मैं हर बार जब हेडिंग अप्लाई करूंगी तो उसके लिए ये सारा कुछ मैं लिखूंगी, ठीक है, कि मैंने उसका कलर ये करना है, उसका स्टाइल ये करना है, उसका साइज ये रखना है,
तो और जो आपके पास बाकी पैराग्राफ होगा उसके हर बार मैं ये करूंगी कि हर बार मैं लिखूंगी इसका कलर मुझे ये रखना है, इसका मुझे स्टाइल ये रखना है, इसका मुझे ये चेंजिंग करनी है। तो हर बार जब करेंगे तो हर जो आपके पास पैराग्राफ है उसके लिए आप बार बार टेक्स्ट लिखते रहोगे तो आपका कोड भी लंबा हो जाएगा और आप टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और बहुत मुश्किल भी होगी। ठीक है, तो इस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। इंटरनल सीएसएस में क्या होता है कि हेड के अंदर हम पहले बता देते हैं कि जहां जहां पे वो पैराग्राफ आएगा वहां वहां पे ये आपके पास कलर हो जाना चाहिए, ये स्टाइल हो जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो जहां जहां पे भी पैराग्राफ जो होगा, जो हमने लिखा होगा, ठीक है, टैग जो अप्लाई किया होगा, ठीक है, उसमें चेंजिंग जो है वो सेम कर देगा। ठीक, और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी हेडिंग आएगी या इस तरह से कुछ भी, तो उसमें वो चेंजिंग खुद ही कर देगा। ठीक है, हमें बार बार जो है वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार हमने कोड लिख दिया, ठीक है, और जहाँ जहाँ उसको जरूरत है वहाँ वो अप्लाई कर देगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे मैं जो है वो टेक्स्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। चेंजिंग ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने हेड का टैग अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आपको देखें ऑप्शंस भी दे रहा है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल हेड थ्री का टैग अप्लाई करना चाहती हूँ, इसको मैंने क्लोज किया, साथ ही में इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया। ठीक है, तो ये जो हम यूज़ करते हैं ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, तो उसमें इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आपको इजी पे प्रोवाइड करता है, तो इसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ अबाउट, ये कुछ आएगा, मैंने अबाउट लिख दिया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ पे ये आपके पास पैराग्राफ अप्लाई हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, हेड के अंदर इसका मैंने चेंजिंग करनी है। हेड के अंदर मैंने चेंजिंग क्या करनी है, हेड के अंदर मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगी, स्टाइल। ठीक है, ये मैंने स्टाइल का टैग लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया, साथ में क्लोजिंग टैग भी आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं H1 के लिए, H1 के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैंने क्या स्टाइल करना है। H1 के लिए मैंने जो चेंजिंग करनी है वो क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इसका कलर जो है वो हो जाना चाहिए ग्रीन। ठीक है, तो इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन इसका कलर हो गया। ठीक, उसके बाद इसी में मैंने कहा कि पी जहाँ पे आ रहा है, जो पी टैग्स हैं जहाँ जहाँ भी आ रहे होंगे, पी टैग्स के अंदर जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, कलर हम इसके अंदर कर देते हैं ब्लू कर दे, या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं, ये ब्लू हो गया। ठीक, अब ये किस तरह से अप्लाई होगा, H1 पे जस्ट मैंने किया तो H1 पे ही अप्लाई होगा। अब देखिएगा जरा चेंजिंग क्या वो करता है यहाँ पे, वो आप जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, H1 ही अप्लाई करते हैं ताकि सब में वो चेंजिंग ला के दिखा सके आपको, तो इसलिए ये एक ही टैग मैं यूज कर लेती हूँ। ठीक, अब इसमें जरा चेंजिंग देखिएगा क्या होती है, किस तरह से ये चेंजिंग करता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं ये। ठीक, ये आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, पी का साइज मैंने चेंज कर दिया और बाकी साइज वही है, बाकी जो हेडिंग का साइज है वो वही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम फॉर एग्जाम्पल अगर 40 कर देते हैं पी एक्स, तो ये आप इसमें भी चेंजिंग देख सकते हैं कि ये इसका साइज जो है वो चेंज कर देगा। अब ये ज़्यादा बोल्ड हो गया। ठीक है, ज़्यादा जो है वो साइज इसका बढ़ गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे और भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में हम एरियल कर देते हैं। ठीक है, तो एरियल मैंने अप्लाई कर दिया और एरियल के बाद मैंने यहाँ पे चेंजिंग मतलब रन करके देखा तो ये एरियल स्टाइल में आपके पास आ गया। ठीक है, टाइम न्यू रोमन करेंगे तो क्या वो करता है, ये देखें टाइम न्यू रोमन में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से चेंजिंग, अब ये हर बार जो भी चेंजिंग मैंने करी है जस्ट एक बार में चेंजिंग कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये मैंने जो स्टाइल
है वो हेड के अंदर नहीं लिखा होगा, तो हर बार मुझे हर जगह जा जाके जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट फॉर अस। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हेड के अंदर ही हम ये चेंजिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हेड के अंदर ये जस्ट एक बार हमें जो है वो चेंजिंग करनी पड़ती है, जो भी हमें करना होता है, और बाकी सारा टेक्स्ट वहीं रहता है। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है कि कैसे ये करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो टाइप थी उसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी। जो CSS की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ना, पहला फर्स्ट हमने जो है इनलाइन देखा, और उसके बाद हमने जो है वो इंटरनल CSS देखा। अब एक्सटर्नल CSS की बारी है, तो वो देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या कहता है, एक्सटर्नल CSS में असल में होता क्या है, पहले आपको बता दूं। इंटरनल CSS या इनलाइन CSS जो अप्लाई हम कर सकते हैं, वो सिर्फ एक वेब पेज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत से वेब पेजेस हैं, ठीक है, और उन सब वेब पेजेस में हमने सेम स्टाइल सेम चेंजिंग करनी है, तो जो कोड होगा वो हमें बार बार हर जो वेब पेज है उसके लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर बार हमें कॉपी पेस्ट करना है या लिखना, जो भी चेंजिंग करनी है हर बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके लिए कोड भी ज़्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए एक्सटर्नल CSS होता है। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि .css, जो CSS आपके पास फाइल होगी ना, हम फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो .css से एक फाइल बना देंगे और उसका लिंक जो है वो डाल देंगे इसमें हेड के जो टैग है उसके अंदर। ठीक है, जब हम लिंक डाल देंगे उस फाइल का, एक फाइल बनाएंगे ना हम असल में से .css एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो उस फाइल में जो भी हमने लिखा होगा, जो भी चेंजिंग, जो भी मतलब प्रॉपर्टीज डाली होंगी, जो भी एट्रीब्यूट्स हमने डाले होंगे, स्टाइल के अंदर जो भी हमने चेंजिंग की होगी, वो अप्लाई सारे के सारे वेब पेजेस में, HTML के सारे वेब पेजेस में हो जाएगी। ठीक है, जितने भी वेब पेजेस होंगे उसमें जस्ट हमें क्या करना होगा, लिंक्स डालने होंगे। ठीक है, तो जिस भी वेब पेज को हमने उस मतलब वो स्टाइलिंग देनी है जो हमने CSS में बनाई है, तो उसके लिए जस्ट हमें लिंक, एक लाइन जो है वो हमें ऐड करनी होगी। ये जो लाइन आपको नजर आ भी रही है, ठीक है, ये यानी कि इसमें हमने लिंक्स डाल देने हैं, तो उसमें उस तरह से सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं और रीड सबसे पहले कर लेते हैं। अल्टरनेटिवली अ फाइल विद एक्सटेंशन .css कैन बी मेड and all relevant CSS code according to your schema can be present there once the contents of the HTML are finalized। जब एक बार कंटेंट HTML का हम फाइनलाइज कर लेंगे यानी बन जाएगा, जस्ट अटैच द CSS फाइल। CSS फाइल के हेडर पोर्शन, हेड जो पोर्शन है HTML का, उसके अंदर हम जो है वो CSS फाइल के अटैचमेंट दे देंगे बाय पासिंग द लिंक। External CSS are used with large project like a commercial purpose। commercial purpose के लिए, large projects के लिए इसको यूज किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि पूरी एक वेबसाइट होती है, जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट कह लें। ठीक है, बड़े लेवल पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कारगर साबित होती है। नोट यहाँ पे नीचे क्या है जी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नोट देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है। ठीक है, इन लाइन इज हाईएस्ट फॉलोड बाय एम्बेडेड स्टाइल एंड लास्टली द एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्सटर्नल आर कंसीडर्ड इफ ऑल द थ्री आर प्रेजेंट इन अ वेब पेज। प्रायोरिटी ऑफ इन लाइन इज हाईएस्ट, यानी कि इन लाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद एम्बेडेड की आती है, और लास्ट में आपके पास एक्सटर्नल की एट्रीब्यूट्स की जो है वो प्रायोरिटी आती है। ठीक है, अगर सारे के सारे हम वेब पेज के अंदर यूज कर रहे हैं तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इनलाइन की होगी। पहले इनलाइन को देखेगा, उसके बाद बाकी इंटरनल को, उसके बाद एक्सटर्नल को देखा जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी। ठीक है, ये एज हेड है, और ये आपके पास स्टाइल शीट आपने REL के अंदर, ये मतलब जो है वो प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, ये आपने एट्रीब्यूट डाला लिंक के अंदर। ठीक है, लिंक आपने हेड के अंदर डालना है, और ये हमने जो CSS की फाइल बनाई है इसमें जस्ट मैंने कलर जो है वो ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये कलर मैंने ग्रीन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी मैं चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, यानी कि मैं फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर चले कर लेते हैं, वो एक ही चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर इसका हम कर लेते हैं ये ग्रीन हुआ हुआ ना, तो ब्लैक कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, या इसके अलावा हम रेड कर सकते हैं। ठीक है, रेड कर लेते हैं। अब
ये हमने सेव कर लिया, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया और उसके बाद हम ये चेंजिंग इसमें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो चुका है और टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट स्पीक पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। अब इसके हम नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, H1 पे अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हम, तो H1 पे हम क्या चेंजिंग लेना चाहते हैं, उसका कलर जो है वो हमारे पास हो जाना चाहिए, उसका कलर ब्लू हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी में हम ये वैल्यू बैकग्राउंड, ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है ये प्रॉपर्टी है, ये कलर आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास प्रॉपर्टी है, और हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये सारी प्रॉपर्टीज है। और ये आगे ग्रीन, आपके पास रेड, और जो हम साइज में पिक्सल्स वगैरह में देते थे वो सारी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये आपके पास डिक्लेरेशन, मतलब इसको आपको बताना है, H1 मेंशन करना है कि किस में हम ये जो है वो चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो हम जो है वो येलो फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि ये ब्लू कलर आपको जो है वो नजर सही से आ सके, इसलिए यहाँ पे येलो कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो येलो करेंगे तो उसके बाद ये आपको चेंज करके जो है वो अप्लाई, जो हमने ये हेडिंग पे अप्लाई किया हुआ वो चेंजिंग आपको शो होगी। अब हेडिंग कहाँ पे है, ये आपके पास H1 है, ये आपके पास H1 है और ये आपके पास H1 है, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हमारी कॉलम की आ गई है, ठीक है। मिस्टेक होती है तभी अप्लाई चेंजिंग नहीं हो रही होती, कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था इसलिए चेंजिंग नहीं हो रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो हेडिंग्स का येलो हो गया, और जहां जहां भी हेडिंग्स थी वहां वहां पे आपके पास येलो हो गया, और जहां जहां आपके पास पैराग्राफ था वहां पे आपके पास ये देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्रीन कलर में, और ये जो टेक्स्ट आपका है वो रेड के अंदर ग्रीन कलर में है। यहाँ पे ग्रीन की जगह हम जो है वो वाइट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नजर आए। वाइट करते हैं तो इसका आप देख सकते हैं कि ये आपको वाइट क्लियर नजर आ रहा है, सही। तो इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, तो बारी बारी आपको जो है वो नहीं लिखना पड़ता। ये जो मैंने काम किया है ये मैंने अलग से CSS फाइल पटा के किया है, अलग से CSS फाइल पटा के किया, इसका मतलब है जितने भी पेजेस में मुझे ये इस तरह की चेंजिंग करनी होगी वो सब के सब वेब पेजेस में चेंजिंग अप्लाई करेगा, सिर्फ एक वेब पेज पे नहीं होगा, सबके वेब पेजेस पे अप्लाई हो जाएगी ये चेंजिंग, ठीक है। तो बारी बारी मुझे वो हर वेब पेज के लिए कोड नहीं लिखना पड़ा, बल्कि एक ही मैंने कर दिया, और अंदर जो है वो जस्ट HTML जो हमारी फाइल होगी उसके अंदर हर वेब पेज की, तो उसके अंदर जस्ट ये हमने लिंक डालना होगा, ठीक है। ये चीज हम डालेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका मतलब है ये सिंगुलर टैग है इमेज, और वो जो हमने पिछले लेक्चर में BR का टैग, HTML का टैग यूज किया था, उसी तरह से ये लिंक का टैग भी जो है वो सिंगुलर टैग है, ठीक है। तो ये सब में अप्लाई हो चुकी है, चेंजेस अप्लाई हो चुकी है। तो होप सो आपको इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल की समझ आ गई। इनलाइन का क्या था वो हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। इनलाइन जो है वो छोटे लेवल पे होती है, ठीक है, और इंटरनल जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे होती है, उसकी प्रॉपर्टी उससे कम हो जाती है मतलब, और एक्सटर्नल जो है वो और भी ब्रॉड लेवल पे आ जाती है। अगर हम तीनों चीजें अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले वो किस बात को ध्यान में रखेगा, पहले इनलाइन की प्रॉपर्टी को देखेगा, ठीक है। इनलाइन की प्रॉपर्टी जो होगी उसको ध्यान में रखेगा, उसमें जो हमने चेंजिंग की होंगी वो अप्लाई करेगा। इनलाइन तो हम अक्सर जो है वो करते भी रहते हैं कोडिंग में। लास्ट लेक्चर जो हमने उसमें स्टाइलिंग वगैरह चेंज की थी। इनलाइन CSS क्या होता है, इनलाइन CSS यूज्ड इन एलिमेंट विद स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट स्टाइल को एट्रीब्यूट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक। और इसमें ये आपके पास सेम वही HTML का टैग, हेड का टैग और हेड क्लोजिंग और बॉडी के अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर हमने फॉर एग्जांपल ये H1 टैग लगाया, ठीक है। H1 के अंदर हमने ये एट्रीब्यूट यूज किया है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। इसकी प्रॉपर्टी आपके पास कलर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, रेड। प्रॉपर्टी कलर मतलब हम उसमें जो खसूसियत डालना चाह रहे हैं वो कलर के बारे में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है।
एट्रीब्यूट आपके पास क्या है, स्टाइल, प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कलर, और जो वैल्यू दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी की वो है रेड। ठीक है, तो वेलकम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, या टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, तो ये टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास इनलाइन CSS है। ठीक है, तो इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी जो है, प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इंटरनल की तरफ। इंटरनल CSS में क्या होता है कि एक से ज्यादा अगर आपके पास चीजें हैं, जैसे कि हेडिंग एक से ज्यादा या पैराग्राफ एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हर एक में बारी बारी जो इन लाइन को यूज करते हुए हर टेक्स्ट में हम लिखते जाएं, वो ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना कि इन लाइन में हम जो है वो एक हमारे पास हेडिंग थी, तो उसका कलर वगैरह मैंने चेंज कर दिया एट्रीब्यूट यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे वहां पे हमने स्टाइल को एट्रीब्यूट के तौर पे यूज किया था, यहाँ पे टैग के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और H1 में चेंजिंग करनी है तो जहां जहां भी बॉडी टैग के अंदर H1 होगा वहां वहां पे ये चेंजिंग अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने जो है वो ब्रेस लगाई, उसके बाद कलर प्रॉपर्टी है कि ये कलर की, ठीक, उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई, और ये सारा कुछ बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करना था और येलो आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो इसका असल में फॉर्मेट क्या होता है कि इसको हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होती है इससे। ठीक है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में लाइक दिस आता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं ताकि जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसकी अच्छी। स्टाइल का टैग है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो हेड का टैग है वो भी क्लोज हो चुका है, और यहाँ हेड की टैग के अंदर जो है वो स्टाइल डालते हैं हम। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो हेड के टैग के अंदर हमने लिखना होता है इंटरनल CSS में, और तो बॉडी टैग के अंदर जितने भी फिर ये H1 होंगे तो वो जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। हर H1 में ये कलर और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बॉडी टैग भी क्लोज हो गया और HTML का टैग भी जो है आपके पास क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस इनलाइन की भी आपको समझ आ गई और इंटरनल CSS की भी आपको समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। ज़्यादा वेब पेजेस हो तो उसके लिए इसको अप्लाई किया जाता है, डिफरेंसेस भी आपको समझ आ रहे होंगे। एक्सटर्नल को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वेब पेजेस है तो उसके लिए एक्सटर्नल CSS जो है वो अप्लाई की जाती है। In an external CSS, we link the CSS file with HTML file. CSS फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। CSS की फाइल अलग बनाई जाती है, ठीक है, और HTML की अलग से फाइल बना दी जाती है। दो फाइल्स होती हैं। HTML की जो फाइल है उसको .html के साथ जो है वो सेव करेंगे, और जो CSS की फाइल है उसको .css के साथ सेव करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को लिंक कर देंगे। जो HTML की फाइल होगी उसमें इसका CSS का लिंक डाल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जिस भी HTML कोड के अंदर लिंक डाला होगा उन सब में, जितने भी मतलब पेजेस में लिंक डाला होगा, उन फाइल्स में लिंक डाला होगा, उन सब HTML की फाइल्स में, उन सब वेब पेजेस में जो है वो CSS अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सेव HTML फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने फाइल नेम .html से सेव की है, ठीक है, और CSS की फाइल नेम CSS से सेव किया, कोई भी नाम रख सकते हैं, दोनों का नाम जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, CSS का और HTML का की फाइल का नाम जो है चेंज भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद देन अटैच इट विद इन हेड सेक्शन। और हेड सेक्शन के अंदर ये जो नीचे लिंक का टैग लिखा हुआ है ना, ये लिंक और REL यानी रिलेशन के लिए, और ये स्टाइल शीट आपने लिखनी होगी लाजमी। उसके बाद HREF रेफरेंस के लिए, और ये नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, फाइल नेम और .CSS जो भी हमने जिस नाम से फाइल सेव की होगी, और एक्सटेंशन उसकी .CSS लिखी होगी तो वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और स्टाइल शीट मतलब हम स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, रिलेशन उसका हमने बता दिया। ठीक है, तो ये इसी तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे फाइल नेम्स जस्ट चेंजिंग होगी, जो भी आपने लिखी होगी उस हिसाब से फाइल का नाम जो भी रखा होगा उस हिसाब से होगी। ठीक है, हर HTML पे जिसमें भी हमने ये जो भी स्टाइलिंग हमने CSS में अप्लाई की हुई है, वो जिस वेब पेजेस में हम चाहते हैं चेंजिंग देखना चाहते हैं, तो वो उनमें लिंक्स हमें कहाँ डालना होगा, हेड सेक्शन के अंदर डालना होगा। ठीक है, हेड यहाँ पे पीछे हम जो है वो हेड का टैग लगाएंगे, और उसका यहाँ पे हम क्लोजिंग हेड टैग लगाएंगे, और उसके अंदर ये लिंक हमें
डालने होंगे, अप्लाई करने होंगे। होप तो आपको इसकी समझ आ गई और प्रैक्टिकली भी मैंने आपको करके दिखा दिया और आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो इसका डिफरेंसेस थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से होंगे। ये आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंसेस की तरफ नेक्स्ट चलते हैं कि इसके डिफरेंसेस क्या होंगे। और क्वेश्चन बैंक्स में भी यही चीज़ें आ सकती हैं कि जो CSS है वो क्या होती है। ठीक है, कौन कौन सी जो स्टाइल शीट लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दी। उनकी फुल फॉर्म्स भी आपको याद करनी है। ठीक है, और CSS का मकसद क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्पस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस। और इसके अलावा CSS की डेफिनेशन, और इसके अलावा एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, इंटरनल या एम्बेडेड, इसको एम्बेडेड भी कहते हैं। ठीक है, वो आप जो है वो किसी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है तो आपको दोनों नाम आने चाहिए। डिफरेंस उसके अलावा अमंग दीज थ्री टाइप्स यानी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान डिफरेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज along with the components are handled by style sheet like CSS। CSS क्यों यूज करते हैं? ताकि उसमें हम स्टाइलिंग, पर्पस भी यही है, डेफिनेशन भी यही है, अरेंजमेंट और स्टाइलिंग और स्कीम जो है वो हम उसकी मतलब उसके कंपोनेंट्स को बढ़ाने के लिए HTML के कंपोनेंट्स, HTML का जो टेक्स्ट है उसके साथ हम CSS जो है वो यूज़ करते हैं होल पेज की चेंजिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी जो अरेंजमेंट है उसको बेहतर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो नीचे आपके पास जो है वो इसकी टाइप्स मेंशन है। ठीक है, ये 3 टाइप्स आप जो है वो बता देंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक, तो ये आपके पास जो है वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ठीक, HTML और CSS में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। HTML डिफाइन द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। HTML जो है वो डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज न्यू बुलेट, मतलब ये जिस सिंपल सा कंटेंट जो है वो हमने लिखा हुआ है उसके लिए ये जो HTML यूज किया जाता है। ठीक है, और CSS किस लिए यूज किया जाता है? CSS जो है वो डिफाइन करता है फॉर्मेटिंग को, स्टाइल्स वगैरह को, वेबसाइट की या टेक्स्ट जो हमने लिखा होता है HTML के अंदर, जैसा कि ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा नीचे जो है वो कोरियर फॉन्ट में हमने कर दिया। तो इस तरह की स्टाइलिंग वगैरह और बैकग्राउंड ये वो चेंज करने के लिए हम CSS जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये HTML और CSS में डिफरेंस हो गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। ठीक, एग्जांपल और ये आप डेफिनेशन वगैरह बता सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स के में डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस में क्या है, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल में जो डिफरेंस है, प्लेस डायरेक्टली इन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में डायरेक्टली इसको हम जो टैग के अंदर एट्रीब्यूट के तौर पर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस्ड इन हेड सेक्शन ऑफ द HTML के हेड सेक्शन में इंटरनल जो CSS है उसको प्लेस करना होता है। और एक्सटर्नल में तो कहानी अलग है, यानी कि हमें अलग से फाइल बनानी होती है, CSS की फाइल बनानी होती है और उसको HTML पेज के साथ, HTML की जो फाइल है उसके साथ लिंक करना होता है। ठीक है, उसके बाद नो सिलेक्टर यूज, इसमें कोई सिलेक्टर नहीं होता। इसमें जो हमने जो है वो स्टाइल टैग के साथ एक सिलेक्टर यूज किया था, और इसमें क्या है, लिंक टैग जो है वो यूज करना होता है और वो हेड टैग के अंदर यूज होता है। ठीक है, ये स्टाइल टैग भी हेड टैग के अंदर ही यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलग फाइल में लिंक टैग, मतलब जो HTML की फाइल है उसके अंदर ये लिंक टैग डालेंगे, हेड जो सेक्शन है हेड टैग उसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे तो एक ही फाइल होती है, इसलिए HTML जो है उसका जो हेड टैग होगा, हेड सेक्शन होगा, उसके अंदर ये स्टाइल टैग यूज किया जाएगा सिलेक्टर के तौर पे। Insufficient only applies to HTML एलिमेंट। इनएफिशिएंट ओनली अप्लाइज टू HTML एलिमेंट। ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो HTML एलिमेंट्स पे ही अप्लाई किया जा सकता है। मतलब एक अगर टेक्स्ट हमने चेंज करना है, कोई एक पैराग्राफ में चेंज करनी है, मल्टीपल में नहीं करनी, तो उसके लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, और इंटरनल में ओनली अप्लाइज टू करंट HTML पेज। सिर्फ एक पेज में चेंजिंग चाहिए तो हम उसके लिए इंटरनल करते हैं, और एक से ज़्यादा पेजेस में सेम चेंजेस चाहिए तो हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। ठीक है, कैन कंटेन ऑल स्टाइल नीडेड फॉर ऑल पेजेस ऑफ द साइट। तमाम जो वेबसाइट के पेजेस हैं
उन पे अप्लाई करने के लिए हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओनली रिकमेंडेड इफ यू वांट टू ओवरराइड अ स्टाइल ऑन योर इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट में रिकमेंड तब किया जाता है जब हमें एक जगह चेंजिंग करनी होती है। ओनली रिकमेंडेड इफ यू नीड अ स्टाइल ओनली वन पेज, और इफ यू वांट डिफरेंट पेजेस टू हैव वेरिंग स्टाइल्स को वेरी करना हो डिफरेंट मतलब पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी ना, हेडिंग्स अलग अलग थी, ठीक है। हेडलाइन के बाद हेडिंग थी, हेडलाइन के बाद जो पैराग्राफ था उसमें मैंने डिफरेंट चेंजेस की, तो उसके लिए तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये रिकमेंडेड जो है वो अलग से अलग पेजेस में होता है। ये लिमिटेड हो जाता है दोनों, ठीक है। जो इनलाइन और इंटरनल है, और ये रिकमेंडेड ओवरऑल मतलब अलग पेज पे ही आप कर रहे हैं तो इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहे वो आप कर सकते हैं, वो हर पेज पे जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसकी जो है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि किसको हम सिलेक्टर कहते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके, वो कंफ्यूजन न रहे। ये आप देखें H1 यहाँ पे जो हम डालते हैं, मतलब चाहे वो इंटरनल में है या एक्सटर्नल में है, वो सिलेक्टर कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास ये होता है कलर, ये होती है प्रॉपर्टी, और ये सारा डिक्लेरेशन है। कलर और ब्लू ये डिक्लेरेशन है, कलर आपके पास प्रॉपर्टी है, ब्लू आपके पास वैल्यू है, ठीक है। और स्टार्ट में हमें ब्रेसेस डालनी होती हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान कॉलन डालना होता है, और उसके बाद जब हमारी एक डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सेमी कॉलन डालना होता है। फिर ये आपके पास नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज का आ गया, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू दे दी, कॉलन लगाने के बाद हमने उसकी वैल्यू दे दी 12px उसकी आगे पिक्सल में, यानी कि उसकी हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। और जब डिक्लेरेशन पूरी कंप्लीट होगी तो हमने सेमी कॉलन डाल दिया, और उसके बाद जब सिलेक्टर हमारा जो भी हमने इसमें करना था कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये हमने ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इनलाइन और जो सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल CSS थे उसमें जो सेलेक्टर्स वगैरह यूज होती हैं उनके टर्म्स के बारे में भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे जो CSS में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होती है उनके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए कलर प्रॉपर्टी आती है, टेक्स्ट अलाइन आता है, टेक्स्ट इंडेंट आता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, और उसके मतलब हमने यहाँ पे कलरिंग चेंज करनी है। जैसे कि ये आपके पास सिलेक्टर है H2, उसका कलर जो है वो प्रॉपर्टी है, और रेड मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। इसी तरह से ये इंडेंट में P5 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म में ऊपर केस में मैंने मतलब लिखना था। इस तरह फॉन्ट प्रॉपर्टी है, फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट बैक ये वेट होता है, इसके अलावा फॉन्ट साइज स्टाइल ये सारे होते हैं, ठीक है। इसके ये भी मैंने आपको साथ में मेंशन कर दिया। फॉन्ट फैमिली में ये दोनों एग्जांपल्स आपको दी दी है, मतलब दो जो है वो फॉन्ट फैमिली बताएंगे, यानी कि या तो पेरेंड्रा में करेगा, एरियल में करेगा, टाइम रोमन हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और फॉन्ट वेट मतलब बोल्ड करना चाहता है वो, ठीक है। और इसके अलावा स्टाइल में इटैलिक है, स्टाइल उसका जो है वो इटैलिक होना चाहिए। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ये कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ये की बात करें तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट है, कलर सिंपल कलर आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लिंक हाइपर लिंक्स का ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसका जो है वो इतना नहीं पढ़ा, बस लिंक का पढ़ा तो लिंक ही आपको पता होना चाहिए। लिंक का कलर चेंज करना तो इसके लिए अंदर आप जो है वो लिख देंगे, ये कोड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आप अंदर कलर जो है वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इतना सा था। तो ये बाकी हम 3.3.1 और ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो है अब तक अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको इस यहाँ तक सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया अच्छे से, क्वेश्चन वगैरह भी बता दिए, डिफरेंसेस भी बता दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।